हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। विल स्टार्ट आवर सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो उसमें हम लोग बात करने वाले हाइड्रोकार्बन की। और हाइड्रोकार्बन के लास्ट वाला जो पार्ट रह गया था वो अरीन वाला पार्ट रह गया था, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके पिछले वाले जो वीडियो क्लास जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने डिस्कस करी थी। अ, हमने जो डिस्कस की थी वो था हाइड्रोकार्बन और अल्काइंस का प्रिपरेशंस था। ठीक है। हाय प्रिया, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। हेलो अंकिता, हाउ आर यू? गायत्री, गुड इवनिंग। Yeah, so let's start the session. Let's talk about the today's session. आज के सेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। और हालांकि मैंने कल बताया था कि कल का जो सेशन था वो हाइड्रोकार्बन के ऊपर था और हम अरीन्स कर रहे थे, मतलब अल्काइंस कर रहे थे। अल्काइंस लगभग हमने खत्म कर लिया था। जो आज का जो टास्क बचा था वो अरीन्स का बचा था। तो आज के जो टॉपिक में हम लोग ज्यादातर बातें करेंगे अरीन्स के बारे में। अरीन्स क्या होता है और अरीन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और एक्चुअली व्हाट इज अरीन्स, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं कि हम लोग अब टेलीग्राम चैनल भी है हमारा नून का। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेटेड नोट्स, वीडियो की जो लिंक होती है, जो प्रीवियस वीडियो है उसकी लिंक मिल जाएगी। आप अपने डाउट्स, क्वेरीज जो भी होगा वो वहाँ पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस कोई हो तो उसे ये कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में वहाँ पे आपको और अलग अलग जो भी नोट्स वगैरह या कोई जरूरत की चीजें हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप वो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी गुड फॉर यू एंड वेयर दैट विल बी ओनली वन आई कैन से अ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग। ठीक है। तो सारी चीजें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और फुल एनर्जी के साथ करेंगे, फुल जोश के साथ करेंगे और बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है और मैंने मास्टर्स बीएड किया है। तकरीबन 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अरीन्स। और हमारा जो सेशन टाइमिंग है 6:30 पीएम से 7:30 पीएम से 7:30 पीएम तक। ओके, सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। ओके, लेट्स गो अहेड। चलिए बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव की। तो हमारी जो आज की ऑब्जेक्टिव है, आज का जो एम है, जो हमारा गोल है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अरीन्स। अरीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अरीन्स की। अरीन्स क्या है? या so arene is what is arene? Arene is many organic compound, see, many organic compound obtained from natural sources like resins, balsams, oil of the wintergreen, etc. Processing pleasant smell, fragrance called aroma. Okay, they are having aroma. So arenes are nothing but what? They are aromatic compound. They are aromatic compounds. And what are the aromatic compounds? Aromatic compounds are the compound which has aroma. Which has aroma. Aroma मतलब क्या होता है बेटा? Odor. Which has odor. Odor means they are having their own aroma. They are having some odor. Hi Swayam. Good evening. कैसे हो बेटा? सो ओडर की बात करते हैं। इसमें ओडर होता है, दे आर हैविंग स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस एंड दैट्स व्हाई दे आर वेल फेमस। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हैविंग एरोमा और ओडर। They are named as aromatic compounds. These compounds are named as what? Aromatic compounds. Aromatic hydrocarbons, also called as arenes. Aromatic hydrocarbons को भी हम लोग क्या बोलते हैं? Arenes भी बोलते हैं। Aromatic hydrocarbons को arenes भी बोलते हैं। ठीक है। Contain only carbon and hydrogen. इसके अंदर भी ये भी हाइड्रोकार्बन है। They are also hydrocarbon which contain carbon and hydrogen. Hydrogen and carbon which contain hydrogen and carbon. So they are arenes. They are containing hydrogen and carbon. Okay.
contain only carbon and hydrogen. Benzene is the simplest aromatic compound. Benzene is what? One of the simplest aromatic compounds. So we are well aware. So this is the benzene. Benzene is one of the simplest aromatic compound. Okay. So benzene and all compounds that have structures and the chemical properties resembling with benzene. मतलब जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ साथ रिजेंबल होते हैं, मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और जो अदर अरीन्स होते हैं, अरीन्स का इसको ब्रेक करोगे दो चीजों में, तो अर मीन्स एरोमेटिक, okay, ene means they are having double bond. So basically they are containing what? Double bond, and they are aromatic. And how to judge whether they are aromatic or not? कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? तो पहली तो चीज उन्होंने बता दी कि उसके अंदर एरोमा होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस होती है, उनको बोलते हैं एरोमा। दे आर हैविंग एरोमा. But there are many compounds, those who are non-aromatic, but still they are having some sort of fragrance. उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट उधर दूसरे भी कंपाउंड हैं जिनके जो एरोमेटिक नहीं है और उनके अंदर ऐसे फ्रेग्रेंस है। तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चे क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं क्या करने के लिए? उनकी एरोमेटिसिटी को फाइंड करने के लिए कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो पहला जो चीज आता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन। क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेशन। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें कॉन्जुगेशन होता है। कैसे कॉन्जुगेशन होता है? देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बेंजीन मान लीजिए, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आप ध्यान से देखेंगे इस डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मतलब एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर नहीं है। तो अब देखेंगे कि तीन जगह डबल बॉन्ड नहीं है और तीन जगह डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया। कैसा हो गया? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कैसे क्रिएट करता है? तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए, इस पे इनके लोब होते हैं, पी ऑर्बिटल के ऐसे लोब होते हैं। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड बना है ना बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, ये वाला, ये ऐसे ओवरलैपिंग से बना है, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड बन जाते हैं। हर एक डबल बॉन्ड वाले का क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। हर एक डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड बनता है। तो जब पाई बॉन्ड बन जाता है तो ये तो पाई बॉन्ड हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूंगा तो काफी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये बेंजीन है और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो गई। ऐसे ही ये वाले कॉर्नर को और ये वाले कॉर्नर पे एक ओवरलैपिंग हो गई। ये वाले कॉर्नर पे और ये वाले कॉर्नर पे एक ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाते हैं। ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो होता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है अल्टरनेट। लेकिन इनका इनका जो नेचर होता है, ये जो लोब्स का नेचर होता है, वो फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है? कभी इसके साथ अट्रैक्ट होगा तो कभी इसके साथ अट्रैक्ट होगा। मतलब ये या तो इधर कभी कभी अट्रैक्ट हो जाएगा, कभी इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन इनके बीच में बना रहता है। इनके बीच में क्या बना रहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या चार्ज। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कैसे दिखने लगेंगे? आपको एक सर्कल नुमा दिखने लगेंगे। ऐसे देखो, ऊपर से देखोगे तो पूरा चार्ज कंटिन्यू हो जाता है और सर्कल जैसा दिखने लगता है। और ये जो चार्ज जो कंटिन्यू हो जाता है और सर्कल जैसा दिखने लगता है, इसी को बोलते हैं क्या हम? कॉन्जुगेशन। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो दूसरे भी कंपाउंड हैं जिनके साथ कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने के चांसेस हैं। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड बता दूं, जैसे ये देखिए, साइक्लोब्यूटेन है, इसके साथ दो डबल बॉन्ड है। अगर इसको ध्यान से देखोगे, इनकी कॉन्जुगेशन भी देखिए कैसे मेंटेन हो जा रहा है। आप इसको यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल वाला और यहाँ पे थोड़े थोड़े उनके साथ फ्लिप फ्लॉप वाले, तो ऐसे करके उनके चारों कॉन्जुगेशन मेंटेन हो जा रहा है। मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है।
समझ में? तो ये कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, जब आएगा तो बीच में करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ अरीन्स आर, अरीन्स की कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, उस अरीन के एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अरीन के एग्जांपल को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अरीन क्या था देखो, बेंजीन है, बेंजीन है और बेंजीन है, बेंजीन के साथ हम लोग देखेंगे कि बेंजीन, फिर मिथाइल बेंजीन। अब ध्यान से देखिए, मिथाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है, CH3 आ गया, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। Then bromobenzene, bromobenzene is here. You can see the bromobenzene is here. So benzene, methyl benzene, bromobenzene, ये सारे लोग एरोमेटिक हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इनके लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो इनको हम लोग क्या बोल लेंगे, कौन सा एग्जांपल ले लेंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, so there are some examples will be dealing constantly. See what is difference between aromatic and aliphatic. एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में क्या फर्क होता है, मेजर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसे देखते हैं। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस ऑफ द एरोमेटिक एंड एलिफेटिक? ओके, सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस? सो विल सी ओवर हियर, दैट इज व्हाट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन्स, दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। पहला चीज है, इनके परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। जैसे एक देख लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल अभी हमने देखा कि बेंजीन रिंग देखा, बेंजीन रिंग, तो एक छोटा सा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी कम से कम 6 कार्बन लग रहे हैं। देख रहे हो आप कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेकिन एलिफेटिक एक लिखना है तो CH4 लिख दो। देखो ये खुद ही एलिफेटिक अकेला हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एलिफेटिक, अगर इसको देखोगे तो अकेला छोटा सा है, 1 कार्बन वाला है, इसमें कितना है, 6 कार्बन। तो कैन वी से द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर इन केस ऑफ एरोमेटिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक। एलिफेटिक के कंपेयर में एरोमेटिक के परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज हम देखेंगे, एलिफेटिक कंटेन्स द लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन के परसेंटेज क्या होते हैं एलिफेटिक में, कम होते हैं, लोअर होते हैं। They burn with a sooty flame. Yes, this is very important part. They burn with a, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा बेटा प्लीज मैसेज कीजिए मुझे, प्लीज बताइए मुझे कि क्या कहाँ डाउट रह गया, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। आप प्लीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स में और बताइए, तो फिर मैं हेल्प करता हूँ। क्या पहला पॉइंट नहीं समझा है आपको? आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझा? पहला पॉइंट नहीं समझा है? एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके पास हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। जैसे अभी मुझे देखिए, एक मैं छोटा सा एरोमेटिक कंपाउंड लिखता हूँ, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन, नैफ्थलीन लिखा मैंने। नैफ्थलीन को कैसे लिखेंगे, देखिए बेंजीन रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे मैंने बेंजीन रिंग बना दिया। ठीक है, बेंजीन रिंग बना दिया। वैसे तो 2 ही रहेगा यहाँ पे, ऐसे नहीं रहेगा, 2 रहेगा ऐसे। Let me erase this. Yeah, 3 here, then here 1 and here 2. Okay, so ये देखिए, अब ये नेफ्थलीन हो गया। नेफ्थलीन में कितना कार्बन है, इस कार्बन को चेक करना है अगर आपको, तो मैं बताऊं, देखो कितना कार्बन है इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, और यहाँ पे 7 8 9 10, तो 10 कार्बन हो गए, 10 कार्बन है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल मैंने बनाया नैफ्थलीन, जिसके पास 10 कार्बन है। लेकिन आप एक छोटा सा मॉलिक्यूल मीथेन बना दीजिए, इथेन C2H6 बना दीजिए, C3H7 बना दीजिए, H8 बना दीजिए। तो ये सारे कंपाउंड के अंदर देखिए एक एक, दो दो, तीन तीन ही कार्बन है। तो कैन आई से एलिफेटिक कंटेन लेसर परसेंटेज, लेस परसेंटेज, एंड एरोमेटिक कंटेन मोर परसेंटेज। एलिफेटिक का परसेंटेज क्या होता है, लेस परसेंटेज, एंड एरोमेटिक कंटेन मोर परसेंटेज। इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाट एरोमेटिक कंटेन हायर परसेंटेज एंड एलिफेटिक कंटेन लोअर परसेंटेज। इज इट क्लियर? आप क्लियर हो गए ये बात? ये बात क्लियर हो गई, आसान है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। अगला जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब है काला धुआं। आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल वगैरह जलते हुए, या टायर ट्यूब को जलते हुए देखा होगा।
टायर या ट्यूब जो जलता है तो कैसे एकदम काला काला धुआं निकलता है, तो ब्लैक कलर का पार्टिकल के साथ निकलता है, बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं। आप केरोसिन या पेट्रोल को जलते हुए देखे होंगे, उसके अंदर बहुत काला काला धुआं निकलता है, तो ब्लैक फ्यूम्स हम बोल सकते हैं इसको, ब्लैक फ्यूम्स। ओके, ब्लैक फ्यूम्स विद पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, particles of carbon, many particles of carbons will come out, so they burn with a sooty flame। अब सिंपल सी बात है, जिस बंदे के अंदर ढेर सारा कार्बन है, आप उसे बर्न करोगे, आप उसे जलाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर से फ्लेम तो निकलेगा, फ्यूम्स तो निकलेगा, और ये फ्यूम्स किस फॉर्म में निकलेगा, ढेर सारा कार्बन के फॉर्म में निकलेगा। सो दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। कौन से फ्लेम में बर्न करते हैं, सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं। That they burn with a non-sooty flame, aliphatic compounds burn with a non-sooty flame, non-sooty flame में burn होता है aliphatic compound, ठीक है। they are cyclic compounds, they are cyclic compounds। कौन से टाइप के कंपाउंड होते हैं, cyclic, like you can see that chains are not open, they are cyclic, they are attached, properly attached on every side, they are ring structure। आप ऐसा समझ सकते हो कि इनके स्ट्रक्चर देखिए पूरी तरह से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ओके, ये पूरी तरह से जुड़े होते हैं इनके स्ट्रक्चर। जब इनके स्ट्रक्चर पूरी तरह से जुड़े होते हैं तो इनको इसलिए हम लोग बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। यस, दे कंटेन अल्टरनेट, अल्टरनेट व्हाट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। they contain alternate single and double bond। so single और double bond contain करते हैं, alternate double bond and single bond contain करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, they contain alternate single bond and double bond। here they are open chain compound, these people are open chain compound। open chain compounds I have already told, open chain compound can be written as like this, cs3 cs2 cs2 cs3 kind of, or you can write like this, or these are the branches, you can make the branches, it's okay, but it has to be open, it has to be open। okay, it should not be ring, this is the ring, okay, this is the ring। if it is a ring do not contain double bond, will be called as a alicyclic, alicyclic। okay, this is called as a alicyclic। so we have to just keep in mind because this is earlier we have already डिस्कस, ये सब सारी चीजें हमने पहले डिस्कस करी हैं, तो इसे बिल्कुल हमें बिल्कुल टेंशन वाली बात तो नहीं है, आसान है ये, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। चलते हैं, 3 पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। चौथा पॉइंट क्या है, they are not attacked by the normal oxidizing and reducing agent। normal जो oxidizing and reducing, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है, इन नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, दे आर नॉट गेटिंग अटैक, दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीडेशन ड्यू टू नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट और नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। here these people can be attacked by the easily can easily attacked by the oxidizing and reducing agent, easily they can be attacked। here they cannot undergoes oxidize or reduce very quickly। मतलब पेट्रोल है, आप पेट्रोल देखो कि कभी किसी ने सुना है, कभी आपने कभी सुना है क्या कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल ना सड़ गया, कभी आपने सुना है पेट्रोल स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, पेट्रोल सड़ गया, ऐसा कभी आपने सुना है? केरोसिन आपने सुना है सड़ गया, बहुत दिन तक रखा था सड़ गया, ऐसा कभी हुआ नहीं ना। तो कैम्फर हो गया, या ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स है, वो कभी सड़ता नहीं है। अब सड़ता नहीं, आप परफ्यूम ही देख लीजिए, परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, जो डिओड्रेंट वगैरह इस्तेमाल करते हो, कोई बोलता है कि हाँ मेरा डिओड्रेंट सड़ गया, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कौन से कंपाउंड है, एरोमेटिक, और वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, जल्दी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होते हैं, जल्दी से वो खराब ही नहीं होंगे। बेंजीन हो गया, ऑयली कोई कंपाउंड है, ऑयल कोई ले लो, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, कुछ भी चीजें ले लो, वो चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से अटैक नहीं होती हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से। लेकिन वहीं पे अगर आपने सुना होगा कि फ्रूट है, फ्रूट घर पे जो फ्रूट लेके आ गए, या फूड लेके आ जाए, कोई भी फूड, कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, या विटामिन्स, फैट्स, बहुत सारी चीजें, फैट ले लीजिए, फैट, चिकन लेके आ जाइए घर पे, नॉनवेज या वेज, वेज चिकन तो नहीं होता है, नॉनवेज ही होता है, तो ये सारी चीजें कुछ भी लेके आ जाइए, अब कुछ दिनों में देखेंगे 2 दिन में स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप ऑयल ले लीजिए, ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, अगर लेंगे तो कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत अहम पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखने योग्य है, ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ वाला पॉइंट। पांचवा जो पॉइंट है उसे भी हमें थोड़े कोशिश करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। दे डू नॉट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन नहीं करते हैं बेटा? दे डू नॉट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन इजीली। दे डू नॉट डीकलराइज the dilute alkaline aqueous KMnO4. Why they are not getting decolorized? क्योंकि KMnO4 क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी हमने देखा कि नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ ये तो रिएक्शन ही नहीं करते, या फिर बहुत स्लो रिएक्टिव है, तो डीकलराइज कैसे करेगा? नहीं करता है, ये जल्दी डीकलराइज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है, सो विच विल अंडरगोस addition reaction, which will undergoes addition reaction easily, and they decolorize the dilute aqueous alkaline KMnO4 and Br2 in CCl4, KMnO4 and Br2 in CCl4। ओके, CCl4 के प्रेजेंस में ये इजीली डिकलराइज कर जाते हैं। तो ये चारों पांचों पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा है, उसे देखते हैं। दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहीं पे बात किया इसने, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? नहीं होता है। तो अब एडिशन नहीं होगा तो कोई तो रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे प्रेफर व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बेंजीन लेके रखा हूं, ऐसे देखिए, अगर बेंजीन है, अगर सिंपल सा, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए बेंजीन है, मान लीजिए बेंजीन है आपका, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इस पे आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो, अब सिंपली क्लोरीन जाके इस पे ऐड नहीं हो जाएगा, वहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, तब जाके क्लोरीन ऐड होगा। तो ये क्या होता है? ये कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। दे विल शो दी सब्स्टिट्यूशन reaction. They will show the substitution reaction. They will not show the addition reaction. वो जल्दी एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं? नहीं दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? जरा बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रही है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला वाला टॉपिक। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसे समझना होगा हम लोग को, थोड़ा एनर्जी लगेगा इसको समझने के लिए, बट हमको समझना जरूरी है। हकल्स रूल। कौन सा रूल? हकल्स रूल। हकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, पहली बात। और हकल ने क्या बताया? उन्होंने एक तरीका बताया, क्या करने के लिए? एरोमेटिसिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए। मतलब कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है तो वो एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है, तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक है कि नहीं है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हकल ने क्या बताया? एक रूल बताया, एक तरीका बताया, ठीक है। तो उस तरीके को पहले हम लोग देखते हैं। बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो होता है वो अंडरगोज क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बजाय क्या करता है? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज कॉमन, it is common to all aromatic compound. It is common to all aromatic compounds, ठीक है, and is referred to as aromaticity or aromatic character, are referred to as aromaticity or aromatic character. The aromatic character of benzene is correlated to the structures. They are correlated with the structures. What are the correlations? Correlation is what? Aromaticity is due to extensive cyclic decolorization. Extensive cyclic decolorization of p इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया था साइक्लिक डीकलराइजेशन, ये कैसे होता है? डीलोकलाइजेशन। हाउ इट विल हैपन? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट सपोज इफ देयर इज अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, आप लोगों ने आई डोंट नो वो चीजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, वो वाले जो टॉपिक है आई थिंक आप लोगों ने पढ़े नहीं है, जिसमें हमें पता चलता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं। उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेरिकल। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। पी जो होता है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, एओ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। किसका? किसका स्पेरिकल होता है? एस का। पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है, ऐसे डंबल, ठीक है, पी का शेप जो होता है वो डंबल होता है। और डी का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, ऐसे डबल डंबल होता है। एफ का जो शेप होता है वो लीफ लाइक होता है, विच इज नॉट डिफाइंड।
which is not defined properly. It is a complex, you can say. इसका complex structure होता है, इसीलिए इसको हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, पर ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं SPD के। ठीक है, S क्या होता है? स्पेरिकल। P होता है डम्बल। अब होता क्या है, जो बेंजीन होता है, बेंजीन ऐसा बेंजीन है, सबको पता है। और बेंजीन के अंदर सबको पता है कि बेंजीन के अंदर क्या होता है, कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इनके कार्बन होते हैं। ठीक है, बेंजीन के अंदर कार्बन होते हैं और इन कार्बन के पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन। ऐसे सबके पी ब्लॉक है, सबके पास पी ब्लॉक होगा, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ऑर्बिटल होगा सबका, सबका पी ऑर्बिटल है। देखिए कार्बन के सारे सबके पी ऑर्बिटल है, और जब सबके सबके पी ऑर्बिटल हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे लैटरल अट्रैक्शन ऐसे, और ये अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ऐसे बेंजीन था और ये अट्रैक्शन की वजह से ही ये वाला बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड। समझ में आया? तो ये देखो अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये जो लोब्स है ना, ये लोब्स फ्लिप फ्लॉप काम करते हैं, कभी इसके साथ पार्टनरशिप तो कभी इसके साथ पार्टनरशिप। ऐसे ही ये वाले कभी इसके साथ पार्टनरशिप तो कभी इसके साथ पार्टनरशिप, कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ पार्टनरशिप। यहाँ पे ऐसे इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी ऑल? यस। सो इसके साथ पार्टनरशिप कभी कभी दिखाते हैं, कभी इसके साथ। तो जब ऐसे पार्टनरशिप दिखाएंगे तो ऐसे टाइम पे फिर क्या होता है कि देयर इज अ चांसेस, there is chances to have an alignment, there is a chances to have an orientation, or we can say electronic delocalization everywhere, here also, here also, and here also. So don't you think it becomes a whole circle of electron? It becomes whole circle of इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा सर्कल बन जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का सर्कल बन जाएगा तो फिर क्या होगा, देखो फिर यहाँ पे लिखी हुई बात हो जाएगी। यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे इसने ये लिखा है कि aromaticity is due to extensive cyclic delocalization of the p electron। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हमने देखा वहां पे इन द प्लेनार रिंग स्ट्रक्चर। जो कोई भी प्लेनार रिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा बेंजीन मान लीजिए प्लेनार रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर ऐसे साइक्लिक साइक्लिक ये हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऐसे नीचे भी ऐसे आ जाएगा, नीचे भी साइक्लिक क्लाउड हो जाएगा और ऊपर भी साइक्लिक क्लाउड हो जाएगा। ठीक है, और बीच में मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग है, ऐसा ऐसे बीच में बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो प्लेनर बेंजीन रिंग मतलब ऐसा प्लेन है, मान लीजिए एक पेपर है आपका, प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर साइक्लिक साइक्लिक हो जाएगा और नीचे साइक्लिक हो जाएगा और बीच में आपका जो है वो बेंजीन है। ठीक है, ऐसे ऐसे साइक्लिक रिंग हो जाएगा। और ये रिंग की वजह से डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो द फॉलोइंग थ्री रूल ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स are useful in predicting whether the particular compound is aromatic or non aromatic। मतलब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इस बात को जांचने के लिए, इस बात को पहचानने के लिए क्या करना है, कि प्रेडिक्ट करने के लिए तीन रूल दिया। किसने, हकल ने। हकल ने कितना रूल दिया, तीन रूल ने दिया हकल ने। कौन सा रूल दिया है, एरोमेटिक रूल। पहला है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। So aromatic compounds are cyclic and planar. So aromatic compounds are what, cyclic, they has to be cyclic, they can't be open, aromatic compound can't be open। तो पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि ओपन चेन नहीं होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, ओपन चेन नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होने वाला है, साइक्लिक रहेगा। ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा, साइक्लिक रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा, each atom in aromatic ring, each atom in aromatic ring has a p orbital, a p orbital, and the p orbital must be parallel to, so that the continuous overlap is possible around the ring। So the continuous overlap is possible around the ring। ओके, सो द कंटिन्यूअस ओवरलैप इज पॉसिबल। इस बात को, इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिएगा ध्यान से। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक एंड प्लेनार। साइक्लिक होते हैं, प्लेनार होते हैं। प्लेनार का मतलब ये होता है बेटा कि एक ही प्लेन पे आ जाते हैं। मतलब आप एक पेपर ले लीजिए, अब इसको समझिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। ऐसे एक पेपर ले लीजिए और पेपर ले लीजिए और आपने बेंजीन का रिंग ड्रॉ किया है। बेंजीन का क्या किया है आपने, रिंग ड्रॉ किया है, ऐसे बेंजीन का रिंग ड्रॉ किया है।
यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। ये सब एक ही प्लेन पे है, ये 3 डायमेंशनल नहीं है, ये एक ही प्लेन पे है। मतलब 3D है लेकिन ये क्या है, एक ही प्लेन पे है। जब एक ही प्लेन पे है तो ये तो 2D हो गया ना, एक ही प्लेन पे है, दे आर एग्जिस्टिंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ, दे आर नॉट कमिंग आउटवर्ड। और यू मस्ट हैव सीन देयर इज आउटवर्ड, एक और हाइड्रोजन अगर बना तो ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, प्लेन पे है, सो दे आर द प्लेनर। समझ में, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। All atom in the ring are sp2 hybridized. All atom like this carbon, each carbon are sp2, each carbon is sp2 hybridized. अब बताइए sp2 क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होता है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो एरोमेटिक वाली चीजें हमने समझ ली। ईच एटम इन एरोमेटिक रिंग हैज p ऑर्बिटल। हर एक ईच एटम्स इन एरोमेटिक रिंग, हर एक एटम जो होता है ना एरोमेटिक रिंग, दे आर हैविंग p ऑर्बिटल। किसका p ऑर्बिटल होता है? जैसे कार्बन है, कार्बन का क्या रहेगा? p ऑर्बिटल है, हर एक का p ऑर्बिटल है। एंड मस्ट बी पैरेलल सो दैट द कंटीन्यूअस ओवरलैप इज पॉसिबल अराउंड द रिंग। सो ये देखो, अभी अभी इसको इमेजिन करो, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसमें टाइम लगेगा और बिल्कुल समझना चाहिए हमको, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में फिर आपको इजी कर देगा आपकी स्टडीज को। मान लीजिए ये पूरा बड़ा सा हमारा प्लेन ऑफ पेपर था, ऐसा बड़ा सा प्लेन ऑफ पेपर था, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इस स्लाइड को मान लीजिए पूरा प्लेन ऑफ पेपर है। इस पेपर पे मेरा कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हर एक जगह कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब क्या हो रहा है कि जो p ऑर्बिटल है, वो लोग बता रहे हैं कि जो p ऑर्बिटल है वो आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ऊपर, और यहाँ पे नीचे की तरफ, प्लेन से नीचे, पेपर के नीचे है, समझ लीजिए पेपर के नीचे, टेबल के नीचे है ये, और ये टेबल के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ये टेबल के ऊपर है, ये टेबल के नीचे है, यहाँ पे ऐसे ही टेबल के ऊपर है, ये टेबल के नीचे है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे टेबल के ऊपर है, यहाँ पे टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे, और टेबल के ऊपर है ये यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल के नीचे। तो ये आउटवर्ड है, ये ऊपर की तरफ है, समझिए, आप समझ रहे हो? मतलब टेबल पे रखे हो, टेबल, ये हाइड्रोजन जो सारे पिंक कलर है वो टेबल के ऊपर है, ये जो ग्रीन कलर है वो ऊपर की तरफ है, ये वाला जो है नीचे की तरफ डार्क है, डार्क उसको बना दूं मैं अलग कलर से। देखो ब्लू वाला जो कलर है वो नीचे की तरफ है, टेबल से नीचे है ये टेबल से नीचे है सारे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी साइक्लिक ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सके। जैसे आप इसको देखिए, ये वाला इसके साथ ओवरलैप होगा, उसके साथ ये वाला ओवरलैप होगा, उसके साथ ये ओवरलैप होगा, और यहां से ओवरलैप होते 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 अराउंड द रिंग, रिंग के ऊपर, मतलब प्लेन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। और यहाँ पे ऐसे ही दूसरे कलर का मैं ले लेता हूँ, आपको ये थोड़ा दूसरा कलर है, इसको ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे दूसरा कलर ले लिया मैंने इसको, ये देखिए इसके साथ क्लाउड बन रहा है, समझ में आ रहा है? ये देखो इसके साथ क्लाउड बन जा रहा है। तो ये वाला एक क्लाउड आपका बन गया, ये ऊपर का एक क्लाउड बन गया यहाँ वाला, और ये नीचे का एक क्लाउड बन गया। तो ये ऐसे ही क्लाउड, सर्कल क्लाउड बन गया, और इसको ही बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, सो इसको ही बोलते हैं क्या? कॉन्जुगेशन। This is only called as a conjugation, and this conjugation is possible. This conjugation is possible. Possible in case of what? It is possible in case of aromatic compound. Aromatic compounds. It is possible in case of aromatic compound. So I hope it is clear. ये चीज समझ में आ रही है आप सबको? ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं। यस 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 प्रिया। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसे समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये आई कैन अंडरस्टैंड इट इज सो ड्राई टॉपिक कि मैं इसमें इंटरेस्ट आपका क्रिएट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये है ही ऐसा सूखा टॉपिक, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। सिर्फ बस इतना याद रखिए कि एरोमेटिक कॉन्जुगेशन ऐसे होते हैं, ठीक है।
चलिए, तो इस पे बात कर रहे थे हम लोग। तो दूसरा रूल यही बता रहा था, ईच पी ऑर्बिटल्स, या इस पे बात कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए पोर्शन, सेकेंड वाला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए वही वाला पॉइंट है। ईच एटम इन द एरोमेटिक रिंग हैज द p orbital and the p orbital must be parallel so that continuous overlap is possible around the ring. So continuous overlap has to be possible around the ring. That is one possibility. Second thing क्या देखते हैं उसके बाद, हकल्स रूल। हकल रूल क्या बोलते हैं? हकल रूल, तीसरा रूल क्या है? पहला रूल हमने क्या देखा, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि p ऑर्बिटल के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनने चाहिए अराउंड द रिंग। ये चीज हमने देख लिया। तीसरा रूल हकल ने बताया। हकल ने क्या बोला, द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। सबको सही बात पता है, सबको पता है कि जैसे कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ कार्बन कार्बन वाला जो रिंग है, उसके बाद ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप किसका है? ये पाई बॉन्ड का ओवरलैप है। ये चीज तो हमने देख ही लिया पहले। so that's what they're telling. Overlap of the p orbital must contain, जो overlap of the p orbital must contain 4n plus 2 pi electron rule. This rule they have to follow. They have to follow 4n plus 2 pi electron rule. मतलब हकल रूल का रूल क्या है? हकल ने बोला कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता होगा। इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके पास। किसके लिए? वेयर n इज एन इंटीजर, n क्या हो सकता है? 0 1 2। लेट्स अप्लाई दिस रूल टू यूज द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में अप्लाई करके रूल देखते हैं कि कैसे ये रूल वर्क करता है। ठीक है, सो विल ट्राई दिस रूल इन दिस कंपाउंड एंड विल सी हाउ इट इज वर्किंग, how it is working. Okay, so we can say let's apply this rule in the following compound and we can work out. So benzene, you can see the benzene is here, and with benzene it is forming the naphthalene. It is forming sorry, benzene is there and naphthalene is there. With both the things we are going to see it how it is following the Huckel's rule. So याद रहे Huckel's rule क्या? 4n plus 2 pi electron rule. This is the rule. Okay, this is the rule. So I think हमने कुछ मिस कर दिया। yes, यहीं पे फिर मैं एक कंपाउंड में मैं आपको ओरिजिनेट करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास देखिए एक कंपाउंड है, suppose if you're having a compound like this is benzene. Okay, so this is benzene, and in case of benzene how many double bond do we have? Double bond do we have? 3. We are having double bond 3. If we are having double bond 3, so we can say n is equal to 3 over here, or sometime you can take n is equal to 1 as a ring also. सिर्फ एक रिंग ले सकते हो n is equal to 1, या फिर n is equal to 3 is equal to double bond. If you're taking the double bond, so what you will say, n 4 into 3 plus 2. So 4 3 is a 12 plus 2 is a 14 electron. So if you'll see Huckel has given the if somebody is containing like a 14 electron, or like suppose if we are having 14 pi electron, you can see here how many pi electrons we are getting. Wait a second. Yes, how many pi electrons we are getting? Wait a second. No, wait a second. Sorry. We are, suppose if we are having benzene ring, so we just want to find out how many pi electrons are there. So if we'll see here how many rings are there. One ring is there, so n is equal to 1 if we'll take. So 4n plus 2 pi electron rule is there. So 4 into 1 is n is equal to 1 plus 2. So 4 plus 2 is a 6. So 6 electrons. So you can see over here how many 6 electrons are there. How many electrons are there? Pi electron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are there. So 6 electrons are there. So this is following. This ring is following which electron rule? 4n plus 2 pi electron rule. Okay. So this ring
will be considered as aromatic. This ring will be considered as aromatic. So to be an aromatic, to find out for an aromatic compounds, we have to follow the 4n plus 2 pi electron rule. Let's say for this one, suppose you are having n is equal to 2. Suppose you are having one benzene ring, one naphthalene ring. Suppose if you are having one naphthalene compound, okay, one naphthalene compound you are having, and this is the what ring we are having, okay. So if you'll see over here, this is what n is equal to 2, because two rings are fusing, two benzene rings are fusing, and if two benzene rings are fusing, so you can see it is having 4n plus 2 pi electron rule. Let's check whether it is having or not. So what, suppose if I am making, मान लीजिए अभी मैंने एक गलती कर दिया, अगर मैंने ऐसे गलती से ये बना दिया, लेट मी इरेज दिस सो यू विल अंडरस्टैंड। सी मैंने गलती से ये वाला बॉन्ड हटा दिया और मैंने ऐसे गलती से बना दिया, और मैं चेक कर रहा हूं, और मैं जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको भी लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था वो ये है। देखिए मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यहाँ 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गया, और ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, और ये वाला मैंने गलती से बना दिया। अब मुझे चेक करना कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। किससे, कौन से रूल से, हकल रूल से चेक करना है, ठीक है। वी वांट टू चेक विद द हकल रूल। सो 4n n is equal to 2, why, because two rings are there, 4n plus 2 pi electron rule they have to follow, pi electron rules they have to follow. What is the pi electron, pi डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। सो 4n means 4 plus 4 into 2 plus 2, 4 2 is 8 plus 2, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, just check whether you are having 10 electron or not। 1 2 3 4 5 6 7 8, you have only 8 electron, so this is not aromatic, because this is not following 4n plus 2 pi electron rule, because it is not following 4n plus 2 pi electron rule. If you'll see this one, this is following 4n plus 2 pi electron rule. How it is following, see, let's check. It is having 10 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, it is having 10 electron, so it is following 4n plus 2 pi electron rule, so it will be considered as what, according to Huckel rule, it is what, it is an aromatic compound. It is an aromatic compound. So what is an aromatic compound? Aromatic compounds are the compounds which follow the 4n plus 2 pi electron. I hope it is clear, because I have tried to make you clear this what is the concept is. Okay, yeah, thank you Priya, thank you। चलिए आज देखते हैं, क्योंकि ये बहुत आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अरे यार क्या बकवास वाला टॉपिक चल रहा है, कैसा बोरिंग टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है बेटा, ये जब मैं स्टूडेंट था तभी भी ऐसा ही लग रहा था मुझे, और आज मैं टीचर हूँ तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ टॉपिक इसमें है कि इसके जो नॉलेज है, इसके अंदर का जो कंटेंट है, वो आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आता है, और आगे 4-5 चैप्टर आपको 12th में मिल जाएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में रहेंगे, ठीक है। आपको एरोमेटिसिटी, ये सारी चीजें आपको जरूरी है जानना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सो इन दिस केस व्हाट वी कैन से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका मेथड है। सो एन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, coal tar and petroleum are major source of aromatic compound. Coal tar and petroleum are rich source of aromatic compounds. कौन कौन से हैं? Method of preparation of benzene, first from ethane by trimerization. So method of preparation of benzene from ethane by trimerization. Trimerization का मतलब होता है कि, डाइमराइजेशन का मतलब होता है कि 2 मोनोमर ऐड होंगे, 2 चीजें ऐड होंगी, 2 लोग ऐड होंगे, एक और एक, 2 चीजें ऐड होंगी। जब 3 लोग ऐड हो जाते हैं तो उसको ट्राइमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ट्राइमराइजेशन। सो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइमराइजेशन from ethane by trimerization, alkyne, when we pass through a red hot iron tube, के अंदर से किसको पास कर रहे हैं हम लोग, इथाइन को। किसको, इथाइन को। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इस बंदे को रेड हॉट ट्यूब के अंदर
एकदम हॉट गरम रेड हॉट ट्यूब है जिसका टेम्परेचर है 873 केल्विन। इसके अंदर से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको पास कर रहे हैं। और जैसे ही पास करेंगे तो इसके अंदर का जो डबल बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास था इथाइन, इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन था, ठीक है। और फिर इसको लिख देता हूँ एक और इथाइन सा, 3 मोल्स ले रहा हूं मैं, ट्राइमर करना है ना मुझे, ट्राइमराइजेशन। सो इसको मैं ले रहा हूँ ट्राइमराइजेशन करके, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मिक्सिंग देम together, means like what to mix, they are the pure substance. And if we'll pass through the hot red hot tube whose temperature is 873 केल्विन, 873 केल्विन जिसका टेम्परेचर है, इसके अंदर से हमने पास करा दिया है इस गैस को। और जैसे ही इसको पास कराते हैं, जैसे ही इसको पास कराते हैं, ये क्या होता है, देखो इसके अंदर का जो बॉन्ड है ना, ये देखो यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ थोड़ा डार्क कलर का तो समझ में आ जाएगा। देखो इसके अंदर का जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे टूट जाता है, टूट जाता है, देखो ये ऐसे टूट जाता है, यहाँ से ये टूट गया और यहाँ से टूट गया, ये वाला यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया। इनके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाता है इनके फ्री रेडिकल। क्या बन जाते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। क्या बन जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये बन जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल बन जाता है। और जब इनको फ्री रेडिकल बन जाता है इसके अंदर, तो फ्री रेडिकल बनने के बाद ये क्या हो जाता है, ये एक चीज याद रखना, बॉन्ड्स, बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल बॉन्ड होता है, जैसे एक डॉट है और एक डॉट है, तो दो डॉट को मिला के एक बॉन्ड बनता है, इज इक्वल टू टू डॉट्स। मतलब एक बॉन्ड बराबर, एक बॉन्ड के इक्वल क्या होता है, दो डॉट होता है। वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू डॉट, विच इज इक्वल टू टू डॉट। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से, वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू डॉट, ठीक है, ये याद रखना। और टू डॉट इज इक्वल टू वन बॉन्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, टू टू डॉट इज इक्वल टू वन बॉन्ड, वन बॉन्ड इज इक्वल टू टू डॉट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या करना है, जैसे आप ऐड करते हो, जैसे आप इसमें ऐड करते हो तो क्या होता है कि ये देखो अब यहाँ पर न्यू बॉन्ड विल फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म, क्या होता है, न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है, नया बॉन्ड यहाँ पे बनता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, तो एक जगह बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दूसरी जगह क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरी जगह बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एक जगह बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दूसरी जगह बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, आप देखेंगे तो ये बॉन्ड, तीन बॉन्ड था, दो बॉन्ड हो गए और एक नया बॉन्ड बन गया। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी, द प्रोडक्ट विल बी कार्बन इज देयर and then hydrogen is there. Okay, the new bond is formed, so I'll show it with some different color. Let me write with the red color only. Carbon hydrogen is there and only two bond will remain, and again carbon hydrogen, then only two bond is remain, sorry, no, just hold on for a second. Yeah, then carbon and hydrogen is there, only two bond is there, then here carbon and hydrogen is there, carbon hydrogen, carbon and hydrogen is there, okay, and here also two bond is there, क्योंकि तीन तीन थे तो दो दो बन गए। और जो एक टूटा है, जो टूट गया है बॉन्ड, वो एक नया बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाता है। एंड इफ यूल सी, दिस इज व्हाट, C6H6, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन बन गया, तो हम लोग क्या बोले, एसिटिलीन, एसिटाइलीन से क्या बना दिया हमने, बेंजीन बना दिया। क्या बना दिया हमने, बेंजीन बना दिया। और कैसे बनाया, कंडीशन, कंडीशन इज रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब के अंदर हमने पास किया, और जैसे ही पास किया तो कंडीशन ऐड करने के बाद ये कंडीशन के अंदर से पास हुआ, और हीट की वजह से बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट करके बॉन्ड, नया बॉन्ड बन गया, और आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है बेंजीन, एंड विच इज एन एरोमेटिक, विच इज एन एरोमेटिक, ठीक है, विच इज एन एरोमेटिक। तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रही है।
चलिए कोई बात नहीं, ग्रीन सिग्नल आ रहा है आपकी तरफ से, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा जो पिछला वाला जो स्लाइड था उसको बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इथाइन था, इथाइन को हमने ट्रीट करा रेड हॉट की कंडीशन में, टेम्परेचर क्या था 387 केल्विन, और इसकी वजह से आपको बन गया बेंजीन। बेंजीन को आप ये ऐसे लिख सकते हो या फिर बीच में सर्कल ड्रॉ करके लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट दूसरा क्या है, सोडियम बेंजोएट मतलब पहला तो हमने बनाया कहां से, इथाइन से बनाया। अब दूसरा हम लोग कहां से बनाएंगे, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के प्रेजेंस में जब बनाएंगे तो कैसे रिएक्शन होगा, एकदम आसान सा तरीका है। इसको भी मैं एक नए स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे था आपका बेंजीन, पहले सोडियम बेंजोएट ड्रॉ करना सीखते हैं। सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। अभी सोडियम बेंजोएट जो है उसको हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे सोडियम बेंजोएट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब सोडियम बेंजोएट को हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे। अब देखिए सोडियम है, पहले पहले तो बेंजीन ड्रॉ कर लो, पहले बेंजीन ड्रॉ कर लो। ठीक है, बेंजीन ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, ये रहा बेंजीन हमारा, 3 बॉन्ड वाला बेंजीन है। ठीक है, और इसके साथ मुझे सोडियम बेंजोएट चाहिए, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, ये हो गया हमारा सोडियम बेंजोएट। ये क्या हो गया हमारा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है। ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग यूज करते हैं अगर इसको, और हीट करते हैं, इफ वी आर हीटिंग इट, लेट मी राइट द कंडीशन विद द रेड कलर। द कंडीशन इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, हीट में प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, एकदम आसान सा रिएक्शन होगा। ये देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड नाइट सोडियम, ये इतनी चीजें हैं, ये पूरी की पूरी चीजें उठकर कहाँ आ जाएंगी, इस बंदे के पास आ जाएंगी। देखो ऐसे निकल जाएगा, और निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन रिंग बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा, और प्लस Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे कुछ बना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको इसमें प्रोडक्ट है, देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे Na2CO3, ये देखो पूरा ले लो इसको, पूरा पूरा ले लो। अब आप सोच रहे होगे कि ये H कहाँ गया, अब आप इसमें सोचोगे कि जो H कहाँ गया, यहाँ का जो H था, ये वाला जो, सॉरी O भी आएगा इसमें, O भी आएगा, तभी ना O3 होगा, O3 तभी तो होगा, ये H आएगा, H कहाँ गया, तो जब यहाँ से तोड़ के निकालोगे ना, तो इस बंदे को लेके जाओगे यहाँ, और वहां पे H को अटैच करोगे, तब जाके ये बेंजीन होगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि अगर H को अटैच नहीं किया तो क्या होगा, तो नहीं किया तो ये बेंजीन रिंग मान लीजिए, और ये ऐसा खुला हुआ रिंग बचेगा जिसपे एक हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे नो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा C6, 6 कार्बन तो होगा लेकिन हाइड्रोजन 5 ही बचेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल। ये पहले क्या रह जाएगा, ये फिनाइल रह जाएगा, और जब हाइड्रोजन यहाँ से आता है उसके ऊपर अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है फिनाइल प्लस 1 हाइड्रोजन विल इक्वल टू बेंजीन, विल बी इक्वल टू बेंजीन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, यस सर, अंडरस्टूड। सो ये देखिए सोडियम बेंजोएट से हम लोग बना लेंगे, सोडियम बेंजोएट जब भी आपको दिया रहेगा आप बिल्कुल उसके साथ ट्रीट करके रिएक्शन बना सकते हैं। सो सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाया जा सकता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम लोग लाइम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों को मिला के जो नया चीज बनता है उसको बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम। ठीक है, लाइम सोडा मत समझ लेना, जो लेमन सोडा होता है वो नहीं है, सोडा लाइम है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो सोडा लाइम ये अलग चीज है।
चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन, from phenol by reduction method also the some reactions will happen। ठीक है, so vapors of the phenol are passed over the heated zinc dust के ऊपर, heated zinc dust के ऊपर हम वेपर पास करते हैं। और फिनॉल, देखो ये फिनॉल है और जिंक का वेपर पास करेंगे, हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इधर के ऑक्सीजन को ग्रैब करके लेके चले आएगा, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और वो हाइड्रोजन वहां रह जाएगा। फिनाइल प्लस हाइड्रोजन गिव्स बेंजीन, मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। बहुत बहुत आसान सा रिएक्शन है, बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले स्लाइड की तरफ और अगले वाले स्लाइड को समझते हैं। ये वाला तो हमने देख लिया था, ये वाला भी देख लिया। ठीक है, सोडियम बेंजोएट देख लिया, इथाइन देख लिया और फ्रॉम फिनॉल देख लिया। अब चलते हैं अगला वाला। ठीक है, प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस जो रिएक्शंस ये सब है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेंजीन इज अ कलरलेस, पहली चीज है बेंजीन इज अ कलरलेस, इसकी कोई कलर नहीं होती, बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 353 केल्विन, 353 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 353 केल्विन। एंड मेल्टिंग पॉइंट इज, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 278.5 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 278.5 केल्विन। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 278.5 केल्विन। It is a soluble in water, it is insoluble in water, sorry, it is insoluble in water, it forms upper layer, it forms upper layer when mixed with the water, it forms upper layer when mixed with the water, जब water के साथ, when mixed with water, जब water के साथ mix किया जाता है तो it forms the forms upper layer when mixed with the water। मतलब क्या होता है, water के साथ जब mix करते हो तो ये ऊपर के लेयर में तैरने लगता है, नीचे नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो लो है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में, वाटर्स डेंसिटी इज मोर एंड दिस डेंसिटी इज वेरी लेस। Okay, so just we should keep in mind that it is soluble in alcohol, alcohol के अंदर बेंजीन क्या है, soluble है, ईथर के अंदर soluble है, क्लोरोफॉर्म के अंदर soluble है, बट वाटर के अंदर क्या है, it is insoluble। ठीक है, बेंजीन वेपर्स are highly toxic which on inhalation lead to unconsciousness। बेंजीन क्या होता है, बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, यस यस यस, बिल्कुल ऑयल जैसे होता है, यस। सो इनहेलेशन लीड टू अनकॉन्शियसनेस, मतलब आप लोगों ने कभी देखा, अमिताभ बच्चन की मूवी वगैरह में ज्यादातर यूज करते थे, बेहोशी वाला दवा छिड़क के लेके जाते थे और उसके मुंह पे लगा देते थे और फिर वो बंदा बेहोश हो जाता था। तो कौन सा बेहोशी वाला है, यही वाला है, बेंजीन क्या वेपर या फिर क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते थे वो लोग, जो बेहोश करने का काम करता था। ठीक है, तो विच इज लीडिंग आउट द अनकॉन्शियसनेस, आपको अनकॉन्शियसनेस जैसा फील होगा। ठीक है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर लाइक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ द क्लोरीन, बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो, जैसे कि मान लीजिए देखिए बेंजीन है और बेंजीन को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, so it is a photolytic reactions, और जैसे इसको ट्रीट करोगे what will happen, that hydrogen will be replaced and the chlorine will be added, hydrogen will be replaced, chlorine will be added, one hydrogen will be replaced, chlorine will be added, likewise if we'll do so 6 chlorine can be added and that will be called as a hexachloride। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ क्लोरीन। जरूरी नहीं कि 6 क्लोरीन को ऐड करना है, जरूरी नहीं है, आप 3 क्लोरीन को ऐड कीजिए, 2 क्लोरीन को ऐड कीजिए, 4 क्लोरीन को ऐड कीजिए, जब जितना भी क्लोरीन आप ऐड कर रहे हो उतने हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और तब क्या होगा, उतने ही क्लोरीन को ऐड करेगा। मतलब जैसे बेंजीन है, बेंजीन पर से आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, अगर आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया बेंजीन में से तो फिर क्या हो जाएगा, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो वहां पे क्लोरीन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, उसमें 6 हाइड्रोजन आप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। वैसे ही होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, C6H6 की बजाय, C6H6 की बजाय क्या बन जाएगा, C6H12 हो जाएगा।
जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? निकेल के प्रेजेंस में करते हैं। किसके प्रेजेंस में? निकेल के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ ओजोन। ये हमने ओजोनॉइड कंपाउंड देख ही लिया था, उस दिन का ही था। ओजोनॉइड कंपाउंड कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर O, यहाँ पर O और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर की तरफ, ऐसे ही तीन तीन का सेट बनेगा, हर एक जगह तीन तीन का सेट बनेगा। और ओजोनॉइड कंपाउंड पहले वाला हम देखे थे ना, अल्कीन वाला, वैसे ही है, यहाँ पे तीन का सेट बनेगा और इसको बोलते हैं हम लोग ओजोनॉइड कंपाउंड। और ओजोनॉइड कंपाउंड का जिंक और वाटर के प्रेजेंस में याद है हम ट्रीट कर रहे थे, तो ये क्या बन जा रहा था? अल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड बनाने का तरीका है जो कि बेंजीन के साथ भी होता है, बेंजीन के साथ भी ऐसा वर्कआउट कर सकता है। और उसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर बेंजीन है और मिथाइल क्लोराइड है। तो अल्काइलेशन, ये क्या लिखा बेटा? अल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये देखो मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें और वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो कि HCl बना लेगा। तो ध्यान से देखिए आप इसको, इस कंपाउंड को देखिए, बेंजीन है, यहाँ पे आपने इस मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया, मिथाइल कहाँ गया? इसके पास, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के आ गया और क्या बन गया? HCl। ठीक है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, when benzene is treated with an alkyl halide like methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, it gives toluene। it gives what? toluene। इसका नाम क्या है? toluene है। ठीक है। हाय सौम्या सदफ, गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? अब थोड़े लेट हो गए, आई थिंक क्लास खत्म होने को आ गया। अगर क्लोरोफॉर्म ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो बंदा बेहोश हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, डेथ नहीं हो सकती बेटा। डेथ तब होगी जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होके फॉस्जीन गैस बन जाएगा, तब फॉस्जीन गैस बन के, फॉस्जीन गैस बन जाएगा तब ऐसा होगा। ठीक है। ठीक है, चलिए, ये वाला हो गया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। रिवीजन एंड एक्सरसाइज कल का है, मतलब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, जो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, वो कल के सेशन में हम लोग करेंगे। कल, ठीक है, कल करेंगे हम, कल के सेशन में रिवीजन और एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया और बिल्कुल अपना वक्त दिया। एट हैप्पी टू लर्निंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, सौम्या सदफ, कल मिलते हैं बेटा, सुमैया सदफ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल इसी टाइम पे मिलेंगे और कल का सेशन जो है हमारा ये मतलब एक्सरसाइज का सेशन है। और कल वाले सेशन में थोड़ा एक फायदा ये हो जाएगा कि बीच बीच में जो भी आज का जो टॉपिक था, अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको डिस्कस करके मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आपको फायदा मिल जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कल ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कल इसकी एक्सरसाइज करा दी जाएगी। एक्सरसाइज कराने के बाद हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, या ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉलेजेस में आने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।